जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक नए क्लास में हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ये 5th वीडियो है आपका। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं वो देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी जो प्रयोगशाला परिचारक की जो क्लासेस चल रही हैं ना, इसमें हम लोग फिजिक्स पहले करेंगे, फिर केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये आसान होता है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी थोड़ा सा वो रटने वाली चीज़ होती हैं, तो इसलिए उसमें लास्ट में जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कार्य, वर्क। वर्क क्या होता है? ठीक है, तो एकदम सिंपल सा होता है। इसका फॉर्मूले से हमेशा ये समझिएगा, किसी भी चीज़ को ना परिभाषा से समझने से पहले फॉर्मूला देखिएगा। एफ इंटू एस। एस जो यहाँ पे क्या है आपका विस्थापन हो गया, एफ जो हो गया बल हो गया, डब्ल्यू क्या हो गया कार्य हो गया। एफ यानी फोर्स, एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो किसी भी कार्य का होना कब पाया जाएगा? जब उस पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में क्या हो? विस्थापन हो। बल की दिशा में विस्थापन हो। ठीक है, बल लगाया जाए और बल की दिशा में विस्थापन हो, तब क्या है? उस कार्य का होना पाया जाता है। और इनके बीच जो एंगल कॉस थीटा जो बनता है ना, उस पर डिपेंड करता है, सॉरी कॉस फाई जो होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से कार्य का होना पाया जाएगा। यानी देखो, ये एक अदिश राशि है। पहला चीज़ ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है जूल होता है, जूल। एसआई मात्रक होता है जूल। ये दो चीज़ें याद रखेंगे, अदिश राशि है और एसआई मात्रक जूल होता है। तो मैक्सिमम कार्य कब पाया जाएगा? जब कार्य जो है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा में जब थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी, तब क्या है? कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो एफ इंटू एस इंटू 1, तब वर्क डन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, अधिकतम होगा। यानी जो बल है और विस्थापन के बीच का जो कॉस का जो कोण है वो 0 डिग्री होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, जब हम बल लगाएंगे और बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों सेम हो, तब क्या होगा? अधिकतम कार्य हुआ पाया जाएगा। लेकिन जब हम लोग बल लगाएंगे और विस्थापन ना हो या विस्थापन की दिशा अलग हो, तब जो है आपका जो वर्क है वो क्या कहलाएगा? ज़ीरो वर्क कहलाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वो न्यूनतम कार्य या शून्य कार्य कहलाता है। ठीक है, और इनके बीच का जो कोण हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होती है देखते हैं। यानी एनर्जी का एक अगर परिभाषा देखा जाए तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जब आपकी बॉडी में एनर्जी होती है तो आप क्या कर सकते हैं? कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी क्या होगी? कार्य करने की, सॉरी परिभाषा जो एनर्जी का परिभाषा होगा तो कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, क्षमता, उसको बोलते हैं एनर्जी। ये भी एक अदिश मात्रक है, इसका भी मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो ऊर्जा को जनरली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो, और किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो किसी वस्तु के गति विशेष के कारण, जो कार्य करने के कारण, गति विशेष के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है ना, उसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है के इक्वल टू हाफ एम, एम इक्वल टू मास एंड वी स्क्वायर। वी इक्वल टू वेलोसिटी, द्रव्यमान और ये वेलोसिटी। वहीं स्थितिज ऊर्जा उस किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो क्षमता आती कार्य करने की, वो। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका पी ई इक्वल टू एम जी एच। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दोनों में एम जो है कॉमन है। ध्यान देंगे, इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ ना, दोनों में एम कॉमन है, क्योंकि मास किसी भी वस्तु में या चीज़ों में होता ही होता है।
अब ये हाफ आ गया, उसको ध्यान ना दीजिएगा, यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये आधा हो गया तो ये डबल हो जाएगा। अब यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी है गति के कारण, तो गति में क्या होता है, गति में वेग होगा, जाहिर सी बात है वेग होगा ही होगा। तो वेग है इसलिए गतिज ऊर्जा होगी। अब देखो स्थितिज ऊर्जा, स्थिति में कोई चीज़ रहेगी तो उसमें गुरुत्वाकर्षण काम करेगा ही करेगा, और कोई चीज़ स्थिति में है तो वो हाइट पे ही होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ऊंचाई पे होगा, तभी वो जब नीचे फॉल करेगा तब ये जो पृथ्वी त्वरण जो है बढ़ेगा, और आपका जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, कोई ना कोई कार्य कर पाएगा, ठीक है। जैसे गतिज ऊर्जा यानी धनुष के तीर से निकलता है तो उसमें तीर में जो ऊर्जा होती है वो बांध के टूटने के बाद बहता जल, जो बहता जल टूटने नहीं उसको खोल भी देते हैं तो उसमें से जो जल निकलता है ना, तो कितना तेज फोर्स से आता है, कुछ नहीं, आप एक मग्गे में पानी लीजिएगा, पानी को जोर से किसी के ऊपर पे या किसी बाल्टी के ऊपर, खाली बाल्टी के ऊपर फेंकिएगा, क्या होगा, उस पानी में बहुत एनर्जी होती है, बाल्टी को क्या है आगे ढकेल देगा। वैसा सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ी, ये सब क्या है आपके गतिज ऊर्जा के उदाहरण है, और स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है बांध पे रुका हुआ पानी। अब क्या है, वो पानी तो ऐसा करके बांध है, बांध में पूरा पानी भरा है ना यहाँ पे, लेकिन जैसे ही यहाँ से उसका गेट खोलते हैं तो बहुत फोर्स से यही पानी निकलता है, और उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण ही क्या होगा, यहाँ पे टरबाइन घूम पाता है ना, टरबाइन घूम पाता है। वही दूसरा, चाबी भरी हुई गाड़ी, जब पुराने ज़माने में देखेंगे चाबी वाली गाड़ी आती थी, उसको ऐसा चाबी भरा जाता था, स्प्रिंग टाइट हो जाता था, और जैसे उसको छोड़ देते थे वो आगे बढ़ता था वो चीज़। और कमान पे चढ़े हुए तीर में संचित ऊर्जा, यानी जब ये जो तीर होती है ना, इसको जब कमान इसमें लगा देते हैं तो क्या होता है, ऐसा करके तन जाता है और ये सट से ऐसा निकल जाता है, लेकिन जब तक ये इस पोजीशन पे है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, ध्यान देंगे ये चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष चीज़ देखने को मिलती है कि वस्तु का वेग जब 2 गुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि v स्क्वायर है ना, और वैसे ही वो आधा हो जाएगा तो जैसे ये 2 गुना हुआ तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, 4 गुना हो गया है ना, और ये आधी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाने पे ये हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 ही रह जाएगी। ऑब्वियसली स्क्वायर है तो होगा ही होगा। स्थितिज ऊर्जा में प्रमुख अन्य प्रकार जो हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पानी वानी डैम जो भरा था वहाँ पे। विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी जो बैटरी वगैरह सेल वगैरह में जो चार्ज होता है वो। नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिक में जो ऊर्जा होती है। रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, ये बैटरी में भी क्या रासायनिक ऊर्जा ही होती है ना, वो मान सकते हैं ना। या ये विद्युत ऊर्जा का हम लोग कैपेसिटर उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, कैपेसिटर जब चार्ज रहता है तो उसमें क्या है, स्थिर विद्युत उसमें संचित होकर रहता है। और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ये स्प्रिंग वगैरह में हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि कणों में किसी समूह या निकाय पर जब तक बाह्य बल की अनुपस्थिति हो में निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, यानी जो वस्तु है ना उसका जो संवेग होता है जब तक उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए उसका जो संवेग है वो हमेशा फिक्स कांस्टेंट ही रहेगा। वैसे ही आवेग क्या है, आवेग बराबर होता है बल और समय अंतराल, यानी इसको इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स से याद रखिएगा, बहुत आसान है इसको समझना। जिसे बोलते हैं ना, कितने कुछ सेकंड के लिए वहाँ से बिजली चमकी और किसी पेड़ पे आके गिरी तो उसका जो इम्पल्स था बहुत तेज था, ऐसा बोलते हैं ना। तो इम्पल्स यानी देखो बिजली में जो बल था और कितने मिनट या कितने सेकंड तक वो था, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो इम्पल्स कहलाता है, आवेग कहलाता है, ठीक है। तो इसी आवेग को नापने के लिए क्या करते हैं, बल कितना लगा और कितने समय अंतराल के लिए लगा, तो यही क्या कहलाता है, आवेग। या आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। तो दोनों का ये मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। बल का मात्रक होता है न्यूटन, समय अंतराल का सेकेंड, सो इट इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड।
ठीक, बहुत आसान है, याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश वर्ड कई बार होते हैं ऐसे कि हम लोग को याद करने में बहुत मदद करते हैं। अब आते हैं ये सबसे अच्छा बल, जिसको हम लोग बचपन में बहुत खेले हैं, इसके नाम से मैं सबसे अच्छा इसको बोलता हूँ। एक रस्सी लेते थे, एक पत्थर यहाँ पे बांध देते थे और ऐसा ऐसा करके मस्त जो जो उसे घुमाते थे और उसको क्या करते थे, फेंक देते थे। अब देखो, इसमें दो टाइप के बल होते हैं, एक अभी, ठीक है, और एक होता है अप। ध्यान देंगे ना, वर्ड पे ध्यान देंगे। ये हो गया केंद्रीय और ये भी हो गया केंद्रीय। सॉरी सॉरी, ये मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी है ना, इसकी वजह से हो जाता है ऐसा। केंद्रीय, ठीक, केंद्रीय मतलब हो गया सेंटर पे लगने वाला बल। अभी मतलब हो गया केंद्र की ओर प्लस, और अप मतलब हो केंद्र से बाहर की ओर। ध्यान देंगे, ये प्लस हो गया अभी मतलब केंद्र की ओर, और केंद्र से बाहर की ओर जो लगता है वो अप केंद्रीय। या अप से इसको अप मतलब हो गया ऊपर, ऊपर ऊपर जाने वाला, बाहर निकलने वाला। ठीक है, तो वो बल हम लोग याद रखेंगे। तो जो बल केंद्र की ओर लगता है और जो बल बाहर की ओर लगता है, तो इसको ध्यान देंगे। जब ऐसा घुमाते हैं ना, ऐसा कोई भी चीज़ वस्तु, तो केंद्र क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, खींच के रखता है। अगर ये खींचेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, ये तो बाहर निकल जाएगा, भग जाएगा। तो जो बल केंद्र की ओर लग रहा है ना, उसको अंदर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, वो बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। और अगर ये बल ऐसा जब घूमता है तो एक हम लोग अनजान सा एक फोर्स महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि वो बाहर भाग जाएगा। ठीक है, इस गोले को छोड़ के वो बाहर निकल जाएगा, ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है। तो वो कहलाता है आपका अपकेंद्रीय। ये यहाँ पे अभिकेंद्रीय को कहाँ क्या लिख दिया है यहाँ पे, ये गलत है ना। ठीक है, इसकी विपरीत दिशा में होता है ना। ये हो गया अभिकेंद्रीय और ये अपकेंद्रीय। ठीक, चलिए, तो अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय अंदर की ओर लगता है। ठीक, इसको ध्यान देंगे, इसका फॉर्मूला देख लो। जो फोर्स लगता है अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर, इसमें क्या होता है, मास होता है, वेलोसिटी क्योंकि वो घूम रहा है, और रेडियस यानी त्रिज्या। कोई भी वस्तु का द्रव्यमान होगा ही होगा, उसमें वेग है ही, तो वेग का वर्ग हो जाता है, और जो त्रिज्या होती है उसका, उसको भाग दे देते हैं। जो त्रिज्या बनेगी ना, एक गोल तो घूमता है ना, तो वृत्ताकार पथ पे ही अभिकेंद्रीय बल होगा, और वृत्ताकार पथ पे ही आपका अपकेंद्रीय बल काम करेगा। ध्यान देंगे ना, कभी क्वेश्चन पूछ दिया, एक सीधी रेखा पे कोई काल चल रही है, उस पे अपकेंद्रीय बल कौन सी दिशा पे लगेगा, अब सीधी रेखा में चल रही तो वहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है मोड़ पे, तो मोड़ पे कैसा, मोड़ पे क्या है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ हो गया ना थोड़ा सा, तो वो ध्यान देंगे। ठीक, तो ये अपकेंद्रीय बल का, अभिकेंद्रीय बल का क्या है, फॉर्मूला हो गया। अब देखेंगे, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केंद्र की ओर होता है एक, केंद्र से बाहर की ओर होता है। और अनुप्रयोग कहाँ पे होता है, कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े को धोने के बाद एक दूसरा जो चेम्बर होता है जहाँ पे कपड़ा डालते हैं और ये घूमता है, तो क्या होता है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ऐसा चारों साइड पे। जब ये घूमता है बहुत तेजी से, तो पानी की जो बूंदें होती हैं वो बाहर छिटकने लगती हैं, निकलने लगती हैं। और क्या होता है, कपड़े से पानी बाहर निकलने से वो सूखने लगता है। वैसे ही दूध से मक्खन निकालने की मशीन, जब दूध को ऐसे भिगोया जाता है बहुत तेज़ी से उसमें से, तो क्या होता है, मक्खन क्या है, दूध से बाहर निकलने लगता है। चलिए, यही था आपका। फिर आते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ये तो बहुत आसान है। ऊर्जा संरक्षण, संरक्षण क्या बोलते हैं, ऊर्जा ना तो क्या बोलते हैं, उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। वो एक रूप से क्या है, दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ऊर्जा ना तो
उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। वह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। 100% कहीं भी देख लो, कहीं भी जो भी चीज़ आप लेंगे उसमें जो भी ऊर्जा होगी वो क्या है, कहीं ना कहीं दूसरे रूप में चेंज होती है। जैसे बल्ब, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, बल्ब ग्लो करता है और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। यही प्रकाश ऊर्जा क्या है, बाहर निकलता है तो उसमें ऊर्जा वगैरह में बदल जाता है। प्रकाश ऊर्जा जो है ना, तो वो उसमें ऊर्जा फिर से वायुमंडल में चले जाती है। तो इस तरीके से सब चक्र चलते रहते हैं ना। अब जैसे देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ना, कि कोई एक यंत्र दे देगा, इसमें से कौन सा ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रहा है वो पूछ देगा। जैसे डायनेमो, डायनेमो क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, यांत्रिक एनर्जी, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वही डायनेमो, जनरेटर एक्सेट्रा। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, जस्ट उल्टा। माइक्रोफोन यानी जो आपके कान में जो हम लोग सुनते हैं ना, हेडफोन्स, तो वो ध्वनि ऊर्जा को जो है, सॉरी ये माइक्रोफोन यानी माइक हो गया, माइक हो गया, तो ध्वनि ऊर्जा को क्या है, विद्युत ऊर्जा में हम लोग बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ना। सौर सेल क्या करता है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है सूर्य की, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सही, जाहिर सी बात है। मोमबत्ती में क्या है, मोम में जो है रासायनिक ऊर्जा है, जब वो जलता है तो रासायनिक ऊर्जा निकलती है और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वैसे ही लाउड स्पीकर यानी स्पीकर में क्या होता है, जो विद्युत तरंगे आती हैं वो क्या है, ध्वनि ऊर्जा में चेंज हो जाती है ना। वैसे ही सितार में कोई यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, सितार, गिटार एक्सेट्रा। ठीक है, चलो, शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है। हमने बोला था कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी, यानी एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूल गया। ऊर्जा, ऊर्जा है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। और कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे, कहाँ चला गया, हाँ, कार्य करने की दर, दर जहाँ पे आता है, दर मतलब होता है रेट। ठीक है, जब भी वर्ड आएगा ना रेट, तो सीधा सीधा उसमें अपॉन टी कर देना। ठीक है, जो वर्ड आएगा दर, तो सीधा सीधा जो भी चीज़ बोलेगा, कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की यहाँ पे दर बोला है, तो अपॉन टी, समय, एक निश्चित समय। तो एक निश्चित समय में जितना कार्य कर देते हैं उसको उसका पावर या सामर्थ्य बोलते हैं। जैसे समझ के चलो 100 बोरियां हैं, ठीक है, वो कोई व्यक्ति है, 100 बोरियां छोड़ो, कोई व्यक्ति है जो है क्या करता है, एक एक मिनट के अंदर में, एक मिनट में क्या कर सकता है, 2 बोरी जो है ट्रक में डाल सकता है। एक व्यक्ति है जो 1 मिनट के अंदर क्या करेगा, 3 बोरियां डाल सकता है। ठीक है, और एक व्यक्ति है जो 1 मिनट में 5 बोरियां डाल सकते हैं। तो आप बताइए किसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, सॉरी कार्य करने की दर ज़्यादा है। तो किसका पावर ज़्यादा होगा, जो जब सबसे ज़्यादा कार्य करेगा एक नियत समय में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सामर्थ्य या पावर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इकाई समय में बोल रहा है, ये भी अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का कोई आवश्यकता नहीं होता। कार्य कौन सी दिशा में हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। एसआई मात्रक होता है इसका जूल प्रति सेकंड या वॉट। ठीक है, जूल प्रति सेकंड या वॉट, वॉट को कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं। और सीजीएस मात्रक होता है इसका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या अर्ग प्रति सेकंड। ठीक, अर्ग किसका सीजीएस मात्रक है, कार्य का। ठीक है, और सेकंड जो है आपका समय का। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अन्य मात्रक देख लेते हैं। तो एक अश्व शक्ति होती है, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर, जिसको 1 HP बोलते हैं, इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है, 746 वाट, यानी मान के चलो जब आपको पूछेगा एग्जाम में ना, 750 वाट याद रखना।
इसके सबसे करीब क्या है, 746 है ना। कभी कभी कुछ भी ऑप्शन में दे देता है ना। ध्यान रखिए कि 750 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा बस याद रखेंगे, उतने में हो जाएगा। तो 1 HP इज इक्वल टू 746 इन 10⁻⁻7 अर्ग पर सेकेंड। ये किस में हो जाएगा, CGS में हो जाएगा। ठीक, चलिए 1 kW इक्वल टू 1000/746 इक्वल टू 1.34 HP। तो 1 kW 1.34 HP के आसपास होता है, यानी मान के चलेंगे सवा सवा HP है ना, सवा HP, नहीं सॉरी, 1/1/3। ठीक, 1/1/3। तो आपको कभी भी कुछ पूछे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। 10 kW का बोला तो सीधा सीधा 10 kW का 10 लिख लेंगे, और 1/3 दिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा ये, 10/3। तो ये कितना हो गया, 1 3 पॉइंट, ये हो जाएगा जी ना 3 यानी ये हो जाएगा 13.33 kW के आसपास। ठीक है, तो बहुत आसान है याद करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट आर, ठीक है, इसको बोलते हैं W, और ये H, वॉट आर। ठीक है, इसमें एक यूनिट, यहाँ पे कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 वॉट घंटा कितना होता है, 36 जूल, 3600 जूल होता है, याद रखिएगा। या 1 वॉट सेकेंड जो होता है आपका, 1 वॉट × 1 सेकेंड बराबर 1 जूल होता है। ठीक, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि 1 kW घंटा, 1 kW क्या होता है। तो 1000 वॉट जब क्या है 1 घंटे तक चले, तब वो जो होता है 1 kW घंटा होता है, जिसको 1 यूनिट बोलते हैं। तो आपसे कभी पूछे कि 1 यूनिट क्या है, तो ये हो जाएगा 1 kW आवर। ठीक है, 1 घंटा तब जब 1000 किलो जो है चलता है, तो वो किलोवाट एनर्जी चलती है 1 घंटे तक। ठीक है, तो 1 यूनिट आपके मीटर पे रीडिंग शो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है ना वो। ठीक, तो कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक हो सकते हैं वॉट सेकेंड, वॉट आवर, किलोवाट आवर, ये सभी है ना। वैसे ही वॉट, किलोवाट, मेगावाट विद्युत शक्ति के मात्रक होते हैं। ओके फाइन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा होती है के, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, वो होती है P²/m। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। यहाँ पे P क्या है आपका, संवेग है, और संवेग को जब 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी 4 गुना हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 2 बराबर 4 टाइम्स हो जाएगा ये, है ना। जो P है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। परीक्षा के दृष्टि से कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कभी कभी पूछ देता है कि वॉशिंग मशीन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। वो है आपका अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगेशन पावर। ठीक है, बाहर की ओर जो बल लगता है ना, ये सारा मशीन बताया ना, बाहर की ओर पानी फेंकने के लिए, तो ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है ना। वैसे ही ट्रेन के चलने पर जब बैठे यात्रियों के पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो उसका कारण क्या है, जड़त्व। हमने पढ़ा था ना जड़त्व का नियम, या न्यूटन का पहला नियम, वही कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यात्री क्या है, उसमें बैठा हुआ है। अब अचानक से पूरा का पूरा ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ेगा, तो ये वस्तु तो वहीं पे है, तो झटका उसको पीछे की ओर होगा ना, क्योंकि वो अपनी स्थिति से हिलना नहीं चाहता। हिलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना। तो जब वो हिलता है अचानक से, ट्रेन आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसी स्थिति में रह जाता है, तो वो क्या हल्का सा झटका महसूस करता है। यदि 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 हो, तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा, तो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाफ हो जाएगा, सीधी सीधी बात। एक तीक्ष्ण विकटता का पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ पहिया तो वाहन को है किस ओर पलटेगा, तो बाहरी पहियों की ओर। मान लो ये एक ऐसा करके पाथ है ऐसा, ठीक है। जब वो इस साइड पे ऐसे करके जाएगा और बहुत तेज गति से ऐसा करके इधर पे मुड़ेगा, तो उसके इस ओर के जो पहिए होंगे वो हवा में लेविटेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, और ये इस साइड बाहरी जो क्या है आपका जो पहिया है उस साइड पे वो क्या है, पलटने का डर उसका रहता है। तो इसीलिए जो सड़क होती है, ध्यान देंगे जब ऐसा मोड़ होगा, ऐसा मोड़ होगा तो उसके इस साइड का जो पोर्शन होगा और इस साइड का पोर्शन होगा, तो इस साइड का पोर्शन जो है इसके अपेक्षा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। इसलिए पहिया थोड़ा सा मोड़ पे क्या होता है, सड़क को थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है केंद्र की ओर। केंद्र की ओर मतलब जिस साइड पे ये, अब देखो ये कर्व बन रहा है ना ऐसा ऐसा, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर पे ही होगा, ना कि इधर पे, है ना। ये ऐसा मान लो इसको पूरा वृत्त बना देंगे तो, है ना, इधर केंद्र की ओर क्या है, नीचे झुका होता है, इधर पे उभरा हुआ होता है, ताकि अब केंद्रीय बल के कारण जो वाहन है वो पलटे नहीं, ठीक। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।